अरे क्या कर रही हो कुसुम? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। लड़के वाले आते ही होंगे। और शोभा बेटी तैयार हुई कि नहीं? अरे दीदी, मैं तो उसे कब से बोलकर आई हूँ तैयार रहने के लिए, लेकिन अब पता नहीं क्योंकि मैंने दोबारा नहीं देखा उसे। एक बार आप ही देख कर आओ। अरे शोभा बेटी, जरा नीचे आना तो। जी मम्मी। देख बेटी, आज लड़के वाले आने वाले हैं, तो तू अच्छी तरह से तैयार हो जा। और सुन, चाय नाश्ते की तूने सारी तैयारी तो कर ली है ना? हाँ मम्मी, मैंने सब कुछ अपने हाथों से ही बनाया है और सब एकदम लाजवाब बना है। चलो अच्छी बात है। अब जा बेटा, जल्दी जाकर तैयार हो जा। किशोर परिवार के आंगन में आज अलग ही रौनक थी। जेठानी सुषमा की बड़ी बेटी शोभा सावली ही सही, मगर मन से बेहद खूबसूरत गुणों की खान थी। वही देवरानी कुसुम की बेटी रीमा गोरी जरूर थी, लेकिन शोभा के काले रंग के कारण वो उसे नापसंद करती थी। अरे मम्मी, आप सब इतना क्यों घबरा रही हो? अरे लड़के वाले आ रहे हैं, थोड़ी ना कोई देव देवता आ रहे हैं जो आप लोगों ने घर को इतना सर पर उठा लिया है। वैसे भी एक काली लड़की को हाथोड़ी ना करने वाले हैं जो आप लोग इतनी तैयारियां कर रहे हो। जबान संभाल कर बात कर रीमा। अरे बड़ों से बात करने की थोड़ी तमीज सीख ले। और अपनी बहन के लिए कोई ऐसे बोलता है क्या? अरे जाने दो कुसुम, वो बच्ची है, इसीलिए कुछ भी बोल देती है। लेकिन मैंने ऐसा क्या गलत कहा? जरा शोभा की शक्ल देखिए और फिर उसी हिसाब से रिश्ता देखिए। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी ऊंचे खानदान वाले लोग उसे पसंद भी करेंगे। अरे अब तो चुप रहती है या दू एक? चल अंदर। फिर कुसुम रीमा को लेकर अंदर चली जाती है। अरे क्या मम्मी, आप तो बस दिखावा करती रहती हो। उनकी हर बात में हाँ जी करना जरूरी है क्या? तो मैं भी क्या करूं बेटा, वो मेरी जेठानी है तो मुझे उसकी बात माननी ही पड़ती है। वरना तेरे पापा तो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। और वैसे भी सच यही है कि कोई बेवकूफी होगा जो आजकल के मॉडर्न जमाने में इतनी काली लड़की को पसंद करेगा। उधर मोहल्ले में एक कार रुकती है और तभी, अरे ये क्या, कार तो खराब हो गई। पता तो पास का ही दिया है, पर अब पैदल कैसे जाए? आप यही रुकिए माँ, तब तक मैं किसी से रास्ता पूछ लेता हूँ। भाई साहब, यहाँ पर सुषमा जी का घर कहाँ पर है? वो हमारी कार जरा खराब हो गई है। दाहिनी गली में तीसरा मकान है, वही सुषमा बहन जी का घर है। आप जरूर शोभा बिटिया को ही देखने आए होंगे। वो बड़ी ही प्यारी बच्ची है, एकदम सर्वगुण संपन्न। भगवान ने रंग थोड़ा कच्चा दिया है, पर जिस भी घर में जाएगी लक्ष्मी बनकर जाएगी। धन्यवाद भाई साहब। फिर कुछ ही देर में वो दोनों और विवेक का छोटा भाई मोहित उनके घर पहुंचते हैं। आइए बहन जी, हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। जी बहन जी, वो हम जरा रास्ता भूल गए थे, इसीलिए एक आदमी से रास्ता पूछना पड़ा और इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। चलिए। फिर थोड़ी ही देर में सभी लोग नाश्ता पानी कर लेते हैं। फिर बाद में, सुषमा बहन जी, अब नाश्ता पानी तो हो गया है, अब आप अपनी बिटिया को बुला दीजिए। हम उसे देखने के लिए बहुत ही उत्सुक है। अरे शोभा बेटी, चल जल्दी बाहर आ जा, लड़के वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर शोभा धीरे धीरे सिर झुकाकर कमरे के बाहर निकलती है। हाय राम, कितनी सुंदर लग रही है। जितना सुना था उससे कई अधिक लक्ष्मी लगती है ये। बहन जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब आप जल्द से जल्द मुहूर्त निकालिए। हाँ माँ, भाभी तो बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। अरे ये लोग कहीं बेवकूफ तो नहीं? एक ही बार में इतनी सावली बहन जी टाइप को पसंद भी कर लिया इन्होंने। लेकिन ये विवेक जी, ये तो कितने हैंडसम दिखते हैं, लेकिन इस काली कलूटे के साथ बिल्कुल भी नहीं जच रहे। और ये मोहित, ये भी कुछ कम नहीं है। अगर मैं इस मोहित से शादी कर लूं तो मैं तो शोभा से आगे निकल जाऊंगी, उसी घर में उसी हैसियत से। लेकिन मेरा रुतबा उससे भी बड़ा होगा। मैं उस घर में से बहू नहीं,
महारानी बनकर रहूंगी। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी है। अरे क्या हुआ बेटा? तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? वो माँ, मुझे मोहित बहुत पसंद है माँ। वो सुमित्रा आंटी का छोटा बेटा। आप एक काम करो ना, मेरी शादी की बात आप उससे करा दो। मुझे वो बहुत अच्छा लगा माँ, और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, मोहित तो बड़ा ही अच्छा लड़का है, लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे। क्या माँ आप भी? अगर शोभा उस घर की बहू बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकती? मैं उससे कई ज्यादा खूबसूरत हूँ, गोरी हूँ, स्मार्ट भी हूँ। इसीलिए मुझसे तो ये देखा ही नहीं जा रहा कि सब कुछ जो शोभा को मिल रहा है। अब आप ही बात करो ना माँ। मुझे बस मोहित से शादी करनी है और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, तू शांत हो जा। मैं कोई अच्छा सा टाइम देखकर दीदी से बात करूंगी। लेकिन देख रीमा, ये मामला इतना आसान नहीं है। फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच माँ। मुझे पता है कि आप उन्हें मना ही लोगी। आप बस उनसे बात कर लेना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। फिर अगले दिन, अरे दीदी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। रीमा मोहित को बहुत पसंद करती है, तो क्या हम ये रिश्ता जोड़ सकते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, दो दो बेटियां एक ही घर में देना सही नहीं है। झगड़ा हो सकता है। बच्चे राजी है दीदी, तो ये रिश्ता भी पक्का हो ही जाएगा और दोनों की शादी एक ही साथ करा देंगे। ठीक है कुसुम, मैं बात चला कर देखती हूँ। देखिए सुमित्रा बहन जी, अब मेरी बेटी को तो आपने बहू के रूप में स्वीकार कर ही लिया है, लेकिन मेरी छोटी बेटी भी है। रीमा नाम है उसका, और वो मोहित को बहुत पसंद करती है। और अगर आप राजी हो तो हम उनकी शादी भी एक साथ ही कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मुझे तो एक ही घर से दो दो बहुएं मिल जाएगी। चलो, मुझे तो इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। अब जल्दी से चारों की शादी का मुहूर्त निकालते हैं। सभी इस रिश्ते को मान जाते हैं, जिस वजह से शोभा और रीमा की शादी विवेक और मोहित के साथ धूमधाम से हो जाती है। फिर शादी के बाद जब वो दोनों अपने ससुराल आती हैं, तभी वाह, क्या महल है! अब तो मजे में कटेगी मेरी जिंदगी। कितना अच्छा परिवार है, साथ में रीमा भी है, तो हम सब मिलकर प्यार से रहेंगे। गृह प्रवेश के लिए थाली सजाई जाती है। रीमा आगे बढ़ती है, पर सुमित्रा उसे रोक देती है। अरे रुक जा रीमा बहू, पहले बड़ी बहू का गृह प्रवेश होगा, फिर उसके बाद तुम आना। और ये क्या, मैं तो कितनी सुंदर हूँ, तो पहले मुझसे गृह प्रवेश करवाना चाहिए था ना। लेकिन इन लोगों के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, इस काली को ही हमेशा आगे रखते हैं। ठीक है, जो करना ही कर लो, बस कुछ ही दिनों की बात है। फिर उसके बाद तो इस घर में सिर्फ मेरी ही चलेगी। तभी एक कोने में दो मेहमान गुपचुप बातें कर रहे होते हैं। एक बहू तो कितनी रूपवती है और दूसरी कितनी सांवली है। पता नहीं सुमित्रा ने इसे कैसे चुन लिया। शायद विवेक में ही कोई कमी होगी, जो उसके लिए उसने ऐसी बहू पसंद की। अरे ढंग से क्या होता है, बहू के गुण भी मायने रखते हैं। सुना है शोभा बड़ी ही सुशील और पढ़ी लिखी है। अब ये सब तो बस लोगों का कहना ही है, हमें क्या पता क्या सच है। और वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे तो छोटी वाली रीमा ही अच्छी लगी। एकदम स्टाइलिश है, सुंदर है, और उसका रंग भी एकदम गोरा चटकदार है। फिर बाद में, देखो बहू, अब तुम दोनों थक गई होगी, तो अपने अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना देना, ताकि सबका मन खुश हो जाए। जी मम्मी जी, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ मम्मी जी, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे हाथ का बना खाना सबको पसंद आए। फिर अगली सुबह 4 बजे शोभा बिना किसी को जगाए चुपचाप उठती है और तैयार होकर वो रसोई में चली जाती है। आज तो मेरी पहली रसोई है, तो सब कुछ एकदम अच्छा ही होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी को मुझसे कोई शिकायत हो। यही मेरा पहला काम है इस घर में,
और सबसे अहम भी। वही दूसरी ओर रीमा अभी तक सोई होती है। हे भगवान, आज तो बहुत लेट हो गया मुझे उठने में, और आज ही मेरी पहली रसोई है। अब मैं क्या करूं? लगता है उस शोभा की बच्ची ने सारा खाना बना भी लिया। फिर रीमा जल्दी जल्दी में तैयार होकर रसोई में चली जाती है और वो वहां पर बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ खड़ी रहती है। ये देखिए मम्मी जी, हमने कितना कुछ बना लिया। मैंने और शोभा दीदी ने बड़ी ही मेहनत की है और आपको तो बस अब स्वाद लेना है। वाह बेटा, सच में तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। एक से बढ़कर एक पकवान बनाए है तुमने, और वो भी पहली बार में ही। सच में तुम दोनों तो मेरे घर में लक्ष्मी बनकर आई हो। अरे वाह, आज तो दोनों बहुओं ने मिलकर हमारे घर में त्योहार जैसा ही माहौल बना दिया है। और ये खाना देखकर तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात को लेकर हुई है कि ये खाना दोनों बहुओं ने मिलकर बनाया है। सच में शोभा, तुम दोनों ने तो खाना बहुत ही टेस्टी बनाया है। शाबाश बहू। और शोभा बहू, ये हार मेरी सासू माँ का था। जब मेरी शादी हुई थी तब उन्होंने मुझे दिया था, और तब से लेकर मैंने इसे आज तक संभाल कर रखा है। सोचा था कि जब मेरे घर में बड़ी बहू आएगी तब ये हार मैं उसे ही दूंगी। इसीलिए अब ये हार मैं तुझे दे रही हूँ बहू। और मेरे लिए क्या रखा है मम्मी जी? अरे नहीं बहू, तुम्हारी शादी तो इतनी जल्दी जल्दी में हुई है कि तुम्हारे लिए कुछ खास ला ही नहीं पाई। पर ये हार, यही असली विरासत है, और ये हार तो सिर्फ बड़ी बहू को ही दिया जाता है। इसीलिए शोभा बहू, अब से ये हार तुम्हारा है। इसे अच्छे से संभाल कर रखना, और अब से घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर है। लेकिन मम्मी जी, इन सब की क्या जरूरत है? और आप तो इस घर की बड़ी हो ना, तो ये हार तो आपके पास ही अच्छा लगेगा। अरे नहीं बहू, अब इस घर की बड़ी बहू तुम हो, और ये हार मैंने अपनी बहू के लिए ही संभाल कर रखा था, और आज इसे देने का दिन आ गया है। ले लो बहू, और इसे अपने प्यार और समझदारी से और कीमती बना देना। हे भगवान, ये हार तो कितना भारी और कितना बेशकीमती लग रहा है। कम से कम 9-10 लाख का तो ये जरूर होगा। लेकिन ये हार मुझे मिलना चाहिए था, ना कि इस काली कलूटी को। ये तो मेरी जिंदगी में ग्रहण बनकर आई है। लेकिन अब बस, बहुत हो गया। मैं इसे अपने आगे कभी नहीं जाने दूंगी। रुक जा शोभा, मैं तो तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिर अगले दिन घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से चारों नंदे नेहा, प्रीति, जूही और सिम्मी उतरती हैं। और उन चारों ने बड़े ही स्टाइलिश कपड़े पहने होते हैं। अरे वाह, आ गई मेरी बिटिया। तुम्हारे आने से तो घर पूरा रोशन हो गया है। अरे क्या मम्मी, आप भी? आपने तो कहा था कि बहुत बदलाव हो गया है इस घर में, पर यहाँ पर तो अब भी वही गांव की खुशबू आ रही है। बिल्कुल, और अब तो 2-2 नई बहुएं भी आई है। चलो अपने भाभीयों से मिलो। फिर सुमित्रा उन दोनों को आवाज लगाती है, और उसकी आवाज से शोभा और रीमा दोनों बाहर चली आती हैं। ओ माय गॉड भाभी, यू लुक सो गॉर्जियस। हाँ भाभी, आप तो एकदम स्टाइलिश हो। किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लगती आप। और नहीं तो क्या, भाई ने तो सच में नसीब निकाला है। हाँ भाभी, आप तो हमारी गर्ल गैंग में एकदम फिट हो जाओगी। चलिए, आज शाम को ही हम आपको हमारी सहेलियों से मिलवाएंगे। सभी नंदे बस रीमा को ही घेरे हुए होती हैं, और वो उसके साथ फोटोज भी लेती हैं, हंसी मजाक करती हैं। वही दूसरी तरफ शोभा एक कोने में खड़ी होती है। अरे मम्मी, वो दूसरी भाभी है क्या? हाँ बेटा, वो बड़ी बहू है, शोभा। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा भाई कितना सुंदर है, तो फिर आपने उसके लिए सावली लड़की क्यों चुनी? आप भी ना मम्मी, आपने तो भाई को एक बहनजी टाइप लड़की के साथ बांध दिया। अरे आजकल के जमाने में ऐसी बहू कौन लाता है? अब आप जरा रीमा भाभी को ही देख लीजिए, इतनी सुंदर, स्मार्ट और स्टाइलिश है। वही दूसरी तरफ ये बड़ी भाभी, एकदम सिंपल, बिल्कुल पुराने जमाने की बहनजी लगती है।
ऐसा नहीं है बेटा। बहू की अच्छाई कपड़ों और मेकअप से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार और संस्कारों से देखी जाती है। और देखना तुम, शोभा जैसी सादगी तो इस घर की असली शान बनेगी। और याद रखो, दिखावा ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। असली खूबसूरती तो दिल से झलकती है। ये तो बस कहने वाली बातें हैं मम्मी जी। अब आप भी देखती जाओ कि मैं इस घर में सबकी फेवरेट कैसे बनती हूँ। लेकिन मम्मी, हमें तो लगा था कि दोनों भी भाभियाँ बहुत फैशनेबल होंगी, लेकिन ये दूसरी वाली तो कोई स्कूल टीचर लग रही है, वो भी बदसूरत वाली। अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं। हमें रीमा भाभी तो मिल गई ना, तो हम उसके साथ फुल ऑन मस्ती करेंगे। सभी नंदे रीमा को लेकर अंदर चली जाती हैं और शोभा वही दरवाजे के पास खड़ी रहती है। कोई बात नहीं, ये चारों नंदे धीरे धीरे करके मुझे भी अपना लेगी। अरे शोभा बहू, तो इन बहनों की बातों का बुरा मत मानना। जो मुंह में आता है वो बोल देती है, पर दिल की बुरी नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये सभी छोटी है और मुझे पूरा यकीन है कि समय के साथ ये मुझे जरूर अपना लेगी। रीमा बहू, शोभा बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी बुआ सास आ रही है। लेकिन मम्मी जी, वो हमारी शादी में नहीं आई थी क्या? क्योंकि हमने तो उन्हें देखा भी नहीं। हाँ बेटा, किसी जरूरी काम से वो नहीं आ पाई, लेकिन आज खास तौर पर तुम दोनों से मिलने आ रही है वो। और सुना है कि वो कोई गिफ्ट भी लाने वाली है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है बुआ जी आ गई। बुआ कमला घर के अंदर आती है। अरे भाभी, कैसी हूँ आप? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अब शादी में तो नहीं आ पाई थी ना, और बहुओं से मिलने का बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर चली आई। अब बता, कहाँ पर है दोनों बहुएं? फिर रीमा और शोभा वहां पर आती हैं। ये छोटी बहू है रीमा, मोहित की पत्नी, और ये बड़ी बहू शोभा, विवेक की पत्नी। अरे ये क्या भाभी, एक चांद तो एक अमावस का चांद लेकर आई हूँ आप। क्या भाभी आप भी, आपने ये काली बहू कैसे पसंद कर ली? अरे नहीं दीदी, ये बहुत गुणी है, पढ़ी लिखी, संस्कारी और मेहनती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो बताओ शोभा बहू, और क्या आता है तुम्हें? मुझे खाना बनाना आता है, सिलाई कढ़ाई पूजा पाठ सब जानती हूँ मैं। और मुझे फैशन, ब्यूटी पार्लर, मैनिक्योर, पेडिक्योर सब आता है। बुआ जी, मैं आपका हेड मसाज भी कर सकती हूँ। अरे वाह, तो फिर कर देना थोड़ा मसाज। सफर के कारण मैं बहुत थक गई हूँ। और भाभी, ये गिफ्ट लाया है मैंने, लेकिन मैं इस गिफ्ट को उसी बहू को दूंगी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगी। फिर बाद में, मम्मी जी, बुआ जी को खाने में क्या क्या पसंद है? मटर पनीर और सादे पराठे। लेकिन शोभा बहू, बुआ जी की बातों का बुरा मत मानना। मुंह में आता है वो बोल देती है वो, पर दिल की बुरी नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा, और वो हमसे बड़ी है, और बड़ों की बातों का बुरा नहीं लगता। इतना कहकर शोभा किचन में जाती है और फटाफट सारा खाना बना लेती है। बाप रे, ये तो कितना सारा खाना बनाया है। नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह इस खाने को खराब करना होगा, नहीं तो बुआ जी की नजर में ये अच्छी बन जाएगी, और उसकी अच्छाई के सामने उन्हें मैं दिखाई भी नहीं दूंगी। सारा खाना तो बन गया है, अब मैं जाकर फटाफट तैयार हो जाती हूँ, फिर बुआ जी को खाना भी खिला दूंगी। तभी रीमा रसोई में आकर सारे खाने में मसाला ज्यादा डाल देती है, और फिर कुछ देर बाद जब शोभा खाना परोसती है, तभी, बुआ जी, मैंने आपके लिए बहुत ही प्यार से बनाया है ये। आई होप कि आपको पसंद आ जाएगा। अच्छा ठीक है बहू, खाकर देखती हूँ मैं, तभी पता चलेगा। अरे ये क्या, मिर्च से तो मेरा मुंह चल गया, और ये पराठे तो कोयले हो गए हैं, और रायते में तो नमक का डिब्बा गिरा दिया है क्या? पता नहीं बुआ जी, पर मैंने तो सारा खाना बड़े ही प्यार से बनाया था, शायद कोई गलती हो गई होगी। अरे क्या भाभी आप भी, इस बहू के हाथ का खाना खाकर तो लगता भी नहीं कि इसमें कोई अकल भी है। ना ही शक्ल ना ही अकल का पता है इसमें।
अरे ये कैसी बहू बनाकर लाई हो आप? मुझे तो रीमा पसंद आई। सुंदर, स्टाइलिश और स्मार्ट है। और तो और इसने मेरी थकान भी दूर कर दी। इसीलिए मैंने जो आपको गिफ्ट रखने के लिए दिया है वो आप रीमा बहू को दे देना। और शोभा बहू, तुम थोड़ा अपना रंग रूप सुधारो और कुछ सलीका सीखो। अगली बार आऊंगी तो तुम में सुधार दिखना चाहिए मुझे। इतना कहकर कमला वहां से निकल जाती है। चलो, आज तो मजा ही आ गया। बुआ जी ने इसे अच्छे से सुना दिया और ये गिफ्ट भी मेरा हो गया। अब जल्दी से देखती हूँ कि इसमें से क्या निकलता है। जरूर कुछ बढ़िया ही दिया होगा बुआ जी ने। कोई सोने की चेन या हीरे का सेट। फिर जब रीमा डिब्बा खोलती है तब अंदर से एक कान्हा जी की छोटी सी मूर्ति निकलती है। और ये क्या? ये तो ये तो बस एक पत्थर की मूर्ति है। अरे वाह बहू, बुआ जी ने तुझे कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। ये तो कान्हा जी की मूर्ति है। इसे संभाल कर रखना बहू, और रोज सुबह उठकर इसकी पूजा पाठ करना। इस बुढ़िया के लिए मैंने कितनी चापलूसी की। उसके हाथ पैर दबाए, मसाज भी की, सबके सामने कितनी स्टाइल भी मारी। और दिया तो क्या दिया, एक पत्थर की मूर्ति। फिर अगली सुबह, अरे शोभा बहू, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी मम्मी जी, थोड़ा बुखार सा लग रहा है। बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। शायद मौसम की वजह से होगा। अच्छा, ठीक है बहू, तुम आराम करो। मैं रीमा बहू से कहती हूँ कि आज का नाश्ता और खाना वही बना दे। फिर सुमित्रा रीमा के पास आती है। अरे रीमा बहू, जरा रसोई में जाकर नाश्ता और खाना बना देना। वो शोभा बहू की तबीयत खराब है ना, तो वो अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही। पर मम्मी जी, मुझे तो सब्जी भी काटनी नहीं आती, तो खाना बनाना तो दूर की बात है। ये तो क्या कह रही है बहू? पहली रसोई की रस्म में तो तूने कहा था ना कि वो खाना तुमने भी बनाया है, और सबकी कितनी तारीफ भी ली थी तूने। वो मम्मी जी, असल में सारा खाना तो शोभा दीदी ने ही बनाया था। मैंने तो बस थोड़ी बहुत उनकी मदद की थी। और वैसे भी मम्मी जी, मुझे किचन का कोई काम नहीं आता। मतलब सिर्फ शक्ल है, ना हुनर ना गुण। और ऊपर से इतने दिनों तक तो हमसे झूठ बोलती आ रही है। हे भगवान, मैंने तो तुझे पहचानने में गलती कर दी। इतना कहकर सुमित्रा रात का खाना बना लेती है। और तभी उसकी दोस्त राधा आती है। अरे सुमित्रा बहन, तुम्हारे दोनों बेटों की शादी हो गई है, तो अब मेरी बारी है। मेरे बेटे की शादी है, तो तुम अपने दोनों बहुओं को लेकर जरूर आना। हाँ राधा, मैं जरूर आऊंगी, और दोनों बहुओं को साथ में लेकर भी आऊंगी। फिर शादी के दिन, अरे शोभा बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें राधा के बेटे की शादी में जाना है। क्या मैं भी चलूं मम्मी जी? हाँ बेटा, हम तीनों साथ मिलकर जाएंगे। फिर सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को साथ में लेकर शादी में पहुंचती है। और तभी सभी लोग उन दोनों बहुओं को घूर घूर कर देखने लगते हैं और आपस में बातें भी करते हैं। जरा सुमित्रा बहन की दोनों बहुओं को देखो। एक तो एकदम परी जैसी लग रही है, और दूसरी देखो कितनी सावली है वो। और नहीं तो क्या, सुना है वो दोनों बहनें हैं। पर दोनों बहनों में इतना फर्क। एक एकदम गोरी, चमकदार और स्टाइलिश, और दूसरी एकदम साधारण सी है। पता नहीं क्या सोचकर ऐसी बहू लेकर आई है वो। अरे लोगों के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। सुमित्रा उन औरतों की बातें सुन लेती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती। अरे रीमा बहू, हमारे साथ फोटो खिंचवा लो ना। और शोभा बहू, अगर तुम चाहो तो तुम भी आ सकती हो। नहीं आंटी जी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। आप रीमा के साथ ही फोटो लीजिए। पार्टी के सभी लोग रीमा के साथ फोटो लेने लग जाते हैं, और बेचारी शोभा कोने में खड़ी रहती है। देखो शोभा बहू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब यहाँ पर सब लोग कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आए हैं। सभी लोग एकदम चमक रहे हैं, और सब तुम्हें एकदम अजीब नजरों से देख रहे हैं। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है बहू। इसीलिए तुम ऐसा करो, तुम अभी के लिए घर चली जाओ, फिर थोड़ी देर में हम दोनों भी घर आ जाएंगे। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहो।
रीमा उनकी बातें सुन लेती है। चलो, अब मम्मी जी को भी अजीब लगने लग गया है। इसके काले रंग की वजह से मम्मी जी इसे नापसंद करने लगेगी और उनकी फेवरेट बहू तो मैं ही बनूंगी। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सुमित्रा रीमा को लेकर घर चली जाती है। सभी लोग कितने अजीब तरह से देख रहे थे शोभा बहू को, और ये देखकर तो मुझे भी बहुत खराब लग रहा था। अरे माँ, क्या सोच रही हो आप? आज ऑफिस में मेरी एक पार्टी है, तो सोच रहा हूँ कि शोभा को भी साथ लेकर चला जाओ। सभी लोग अपने अपने बाइक को लेकर आने वाले हैं। आप क्या कहती हो? अरे नहीं बेटा, तू अकेले ही चला जा। शोभा को मत लेकर जा साथ में। पर क्यों माँ? उसे कितना बुरा लगेगा। देख बेटा, आज फिर से मैंने शोभा बहू की वजह से ताने सुने। सबके सामने मेरा मजाक बना, और ये सब देखकर तो मुझे यही लगता है कि मैंने तेरे लिए बहू चुनते वक्त कुछ गलती कर दी। शोभा हमारी सोसाइटी में फिट नहीं बैठती बेटा। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ बेटा। आज सभी लोग रीमा के साथ ही सेल्फी ले रहे थे, उसकी कितनी तारीफ भी कर रहे थे, और शोभा को कोई पूछ भी नहीं रहा था। उल्टा लोग तो उसे ताने मार रहे थे और बोल रहे थे कि मैं कैसी बहू लेकर आई हूँ। और ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा बेटा। क्या अभिमा, दुनिया की बातों में आकर आप एक सच्ची सीधी सादी और मेहनती बहू को छोड़ने की बात कर रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा माँ। शोभा का रंग चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। विवेक की बातें सुनकर सुमित्रा चुप हो जाती है। फिर अगले दिन मुझे शोभा बहू के साथ थोड़ा अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। सभी लोग उसका कितना मजाक उड़ाते हैं, जिस कारण उसका दिल भी कितना दुखता होगा। फिर सुमित्रा शोभा के पास चली जाती है। अरे शोभा बहू, हम कल घर में शांति का पाठ करवा रहे हैं, तो तुम दोनों बहुएं अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाना। और हाँ, एक और बात कहनी थी। वो हमने जो तुम्हें पुश्तैनी हार दिया है ना, वही पहन कर आना तुम। वो तुम्हारे गले में बहुत सुंदर लगेगा बेटा, और उसे पहनकर तो सबकी नजर तुम पर ही जाएगी। जी मम्मी जी, मैं कल पूजा में वो हार जरूर पहनूंगी। नहीं, मैं उस काली को वो हार कभी पहनने नहीं दूंगी। वो हार तो मुझे ही चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। उस काली के गले में वो हार थोड़ी ना जचेगा। मैं तो गोरी हूँ, तो वो हार तो बस मेरे ही गले में जचेगा। फिर रीमा चुपके से शोभा के कमरे में चली जाती है। वो हार तो यही अलमारी में ही रखा होगा। हाँ, यही पर तो है। अब ये 10 लाख का हार मेरा हो गया, पर मैं इसे अपनी अलमारी में छुपा दूंगी। फिर मैं भी देखती हूँ कि वो ये हार कल कैसे पहनती है। फिर अगले दिन जब शोभा अलमारी में से हार निकाल रही होती है, तभी हे भगवान, ये हार कहाँ गया? मैंने तो उसे यहीं पर रखा था। मम्मी जी, मम्मी जी। शोभा की आवाज सुनकर सुमित्रा वहां पर आती है। अरे क्या हुआ बहू, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो, और अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई तुम? मम्मी जी, जो हार आपने मुझे दिया था वो अलमारी में है ही नहीं। मैंने उसे हर जगह देख लिया, लेकिन वो हार मुझे मिल ही नहीं रहा। ये तुम क्या कह रही हो बहू? अरे इतना महंगा हार तुमसे गायब कैसे हो सकता है? यही कहीं पर रखा होगा, जरा ध्यान से देखो। नहीं मम्मी जी, मैंने उस हार को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा। अब मैं करूँ तो क्या करूँ मम्मी जी? कहीं तुमने उसे कहीं बेच तो नहीं दिया, या फिर अपने मायके वालों को दे दिया होगा? देखो शोभा, सच सच बताओ, क्या किया तुमने उस हार का? अरे नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उल्टा मैंने तो उसे यही अलमारी में रखा था। अब तो ये सही में फंस गई है, इसलिए अब तो बहुत ही मजा आएगा। हार तो मेरे पास आ ही गया, और ऊपर से इस काली कलोटी की बदनामी भी हो गई। तभी वहां पर चारों नंदे आती हैं। अरे क्या हुआ मम्मी, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो, और ये भाभी क्यों रो रही है? हमारा पुश्तैनी हार गायब हो गया है, ऐसा शोभा बहू कह रही है। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे वो हार मिल ही नहीं रहा। लेकिन मुझे उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा।
अरे मम्मी, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो आप? यही घर में ही कहीं रखा होगा। अगर भाभी कह रही है कि उन्होंने नहीं लिया है, तो आप पहले घर में ढूंढ लो ना। उन पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही हो आप? लेकिन कहीं भाभी ने सच में वो हार बेच तो नहीं दिया? सोच लिया होगा कि घर में से तो कोई प्यार भी नहीं करता। तो चलो, ये हार ही बेच देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? मैं वो हार क्यों बेचूंगी? वो हार तो मम्मी जी की दी हुई धरोहर है, हमारे खानदान की निशानी है। तो उसे बेचना तो दूर की बात है। मैं तो ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। आप सब शांत हो जाइए। अगर हार घर में ही है तो कहीं नहीं गया होगा। हम चारों बहनें मिलकर सबके कमरे की अच्छे से तलाशी लेते हैं। मुझ पर विश्वास कीजिए माँ, मैं सच को सामने लाकर ही रहूंगी। हाँ माँ, इसमें मैं भी मदद करूंगी। और तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। फिर हम चारों मिलकर उस हार को ढूंढेंगे। फिर वो चारों बहनें अलग अलग कमरे की तलाशी लेने लगती हैं। सबसे पहले तुम्हारे कमरे से शुरू करते हैं। हाँ हाँ, पूरा देख लो। लेकिन तुम्हें मेरे कमरे में कुछ भी नहीं मिलेगा। जूही के कमरे की तलाशी होती है, लेकिन उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिलता। इसी तरह से बारी बारी सभी की तलाशी ली जाती है, लेकिन वो हार उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब तो बस एक ही कमरा बचा है, रीमा भाभी का। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कमरा भी अच्छे से देख लीजिए। मैंने तो वो हार ऐसी जगह पे रखा है कि तुम लोगों को वो मिलेगा ही नहीं, फिर चाहे तुम कितना भी ढूंढ लो। फिर वो दोनों रीमा के कमरे की तलाशी लेने लगती है। अलमारी भी ढूंढती है, लेकिन वहां पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो बेडशीट हटाती है। अरे ये क्या? यही तो है वो हार जो मम्मी जी ने शोभा भाभी को दिया था, हमारा पुश्तैनी हार। रीमा भाभी, ये हार आपके कमरे में कैसे आया? आपने तो कहा था कि आपको कुछ भी नहीं पता। फिर नेहा कमरे में से सबको आवाज लगाती है। मम्मी, आप सभी लोग जल्दी से यहाँ पर आइए। ये देखिए, ये हार तो रीमा भाभी के बेडशीट के नीचे रखा था, एकदम कोने में रखा था उन्होंने। ये सब क्या है रीमा बहू? ये हार तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंचा? मुझे नहीं पता मम्मी जी, शायद गलती से आ गया होगा। ज्यादा बनावटी मत बनिए रीमा भाभी, ये सब आपकी ही हरकत है। शोभा भाभी जैसी सीधी सादी लड़की ऐसा कभी नहीं कर सकती। अब सच मान लीजिए कि ये हार आपने ही चुराया है। हाँ रीमा, अब और झूठ मत बोल। जो है वो सच सच बता दे। अब रीमा फूट फूट कर रोने लगती है। हाँ मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि वो हार मैंने ही चुराया है। वो हार मुझे बहुत पसंद था मम्मी जी, और मैं यही चाहती थी कि सभी लोग बस मेरी ही तारीफ करें। लेकिन जब आप लोग शोभा दीदी की तारीफ कर रही थी, तब मुझे उनसे बहुत जलन हुई, और इसीलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। मैं मानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तूने बहुत गलत किया है रीमा। अरे ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? जरा अपनी बड़ी बहन से कुछ सीख। उसमें से तो एक भी गुण नहीं है तेरे अंदर। बस शक्ल ही दी है भगवान ने तुझे, लेकिन अकल का तो कुछ पता ही नहीं है। वो शोभा बहू, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हारे रंग रूप को देखकर तुम्हारा मन नहीं पहचाना। तुम तो सोने जैसी बहू निकली, और मुझे बहुत अफसोस है बेटा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया और तुम पर चोरी का इल्जाम भी लगाया। अरे नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? आप तो मेरी माँ जैसी हो, और मैं जानती हूँ कि आपने जो किया वो समाज के तानों की वजह से ही किया है। इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है मम्मी जी। शोभा दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच में दीदी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे कोई बात नहीं रीमा, तू तो मेरी छोटी बहन है, और तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो मैंने भी तुझे माफ कर दिया। और मेरे दिल में तेरे लिए कोई बैर नहीं है। और एक बहन ही दूसरी बहन को माफ नहीं करेगी तो कौन करेगा? फिर उस दिन के बाद से वो सभी लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर साथ में प्यार से रहने लगते हैं।
अविनाश मोनाली को फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज देता है। हैप्पी एनिवर्सरी मोनाली। हैप्पी एनिवर्सरी अविनाश। ये सरप्राइज कितना प्यारा है। नदी किनारे कितनी शांति है और उसमें हम दोनों। उफ, शुक्रिया अविनाश, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। वेलकम मोनाली, और तुम भी दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो। आई लव यू मेरी जान। लव यू टू अविनाश। वैसे मोनाली, मैंने तुम्हारे लिए गाने की प्रैक्टिस की है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वो पसंद आए। अरे क्यों नहीं, जरूर पसंद आएगा मुझे। गाओ ना। फिर अविनाश वायलिन बजाकर उसकी धुन में एक रोमांटिक गाना गाता है और इस तरह दोनों मियाँ बीवी खूब अच्छा समय बिताते हैं। मोनाली बेहद काली होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका हैंडसम पति अविनाश उससे बहुत प्यार करता है। फिर एक रोज जब मोनाली अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जाती है, तभी तो गर्ल्स, कैसे लगे मेरे एनिवर्सरी के फोटोज? अरे यार, तेरा पति तो कितना मस्त दिखता है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तेरी शादी इतने हैंडसम लड़के के साथ होगी। तेरी तो किस्मत ही चमक गई। सच में मोनाली, मुझे तो अब तुझसे जलन होने लगी है। अब मेरे पति की बात ही कुछ ऐसी है। अविनाश के सामने सारे बॉलीवुड के हीरोज भी फेल हैं, लेकिन मुझे तुम सब पर तरस आता है। तुम सबका इतना सुंदर होकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबको एकदम लल्लू पति मिले हैं। अरे मोनाली, ज्यादा हवा में मत उड़। आखिरकार तू ठहरी एक काली लड़की और वो एक बहुत ही कमाल का दिखने वाला लड़का है। वो दिन भर बाहर रहता है और बाहर की दुनिया सही नहीं है। कब कोई लड़की उसे बहला फुसला कर तुझसे अलग कर दे, कुछ बता नहीं सकते। हाँ मोनाली, उसके लिए तो लड़कियों की लाइन लगेगी, लेकिन तेरा क्या होगा? क्या? सहेलियों की ये बातें सुनकर मोनाली अब चिंता में पड़ जाती है। फिर रात में जब वो घर जाती है, तभी वो वहां पर अविनाश को बालकनी में किसी से बात करते हुए देख लेती है। हाँ यार, मुझे भी तेरी बहुत याद आती है, इसीलिए कह रहा हूँ, जल्दी से आ जा यहाँ पर, फिर मिलेंगे हम दोनों। हाँ बाबा, पक्का। चल अब मैं फोन रखता हूँ। बाय, टेक केयर। अरे अविनाश, तुम कब से बालकनी में जाकर फोन पर बात करने लगे? हाँ, अरे वो नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं बालकनी में चला गया। किसका कॉल था? दोस्त का मोनाली। पक्का दोस्त ही था ना, या कोई और? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा ठीक है। अब मोनाली हर वक्त अविनाश पर नजर ही रखी रहती है। फिर अगली सुबह जब अविनाश तैयार हो रहा होता है, तभी मोनाली चुपके से उसका फोन चेक करती है। जरा देखूं तो किसके साथ ये क्या क्या बातें करता है। उतने में वहां पर उसकी सास गीतांजलि आती है। अरे ओ बेवकूफ औरत, ये तू क्या कह रही है? अपने पति का फोन चेक करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? तभी वहां पर अविनाश भी आता है। क्या मोनाली, तुम मेरा फोन चेक क्यों कर रही थी? अरे नहीं अविनाश, वो मुझे कुछ फोटो चाहिए थे, वही भेज रही थी मैं तुम्हारे फोन से। झूठ, सरासर झूठ बोल रही है ये। अरे इसे मैंने खुद से कहते हुए सुना है कि ये देखना चाहती है कि तू किस किस के साथ क्या क्या बातें करता है। ये तुझ पर शक कर रही है बेटा। अरे मोनाली, ये तुम्हारे बर्ताव में इतना बदलाव क्यों आ गया है? कल रात भी तुम मुझे वैसा ही सवाल पूछ रही थी, और अब मेरे पीठ पीछे फोन चेक करना। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। अरे अविनाश, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम कभी बालकनी में खड़े होकर बात नहीं करते ना, और हमेशा हर कॉल मेरे सामने ही उठाते हो, इसीलिए मैंने सवाल किया। और आज भी मैंने बस ऐसे ही फोन लिया तुम्हारा, जैसे तुम लेते हो मेरा कभी कभार। और माँ जी तो कुछ ज्यादा ही मिर्च मसाला लगाकर बता रही है, क्योंकि ये हम दोनों में फूट डालना चाहती है। अरे घनचक्कर लड़की, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मुझे तो तेरी बातों से कुछ और ही लगा, इसीलिए मैंने ऐसा कहा।
और ज्यादा बकवास मत कर और जबान को लगाम लगा कर रख। बहुत चल रही है आजकल। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है मोनाली को और ज्यादा घबराहट होने लगती है। वो जब जब अपनी और अविनाश की तस्वीर देखती है तब तब हे भगवान जी, हम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। जब मेरी शादी हुई थी तब भी मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन हो ही नहीं रहा था कि मुझे इतना हीरो जैसा डैशिंग पति मिल सकता है। अविनाश मुझसे प्यार तो करता है पर बाहर की औरतों के कारण कहीं उसका ध्यान भटक न जाए, क्योंकि बाहर वो ऐसी ही कई लड़कियों से मिलता होगा जो गोरी और सुंदर होंगी। फिर एक दिन अविनाश को रात में घर आने में देर हो जाती है और उसका फोन भी बंद आता है। कहाँ रह गया अविनाश? उसका तो फोन भी नहीं लग रहा। कहीं वो किसी लड़की के साथ तो नहीं होगा ना? अरे ओ बेवकूफ औरत, तेरे दिमाग में ये सब बातें कैसे आ जाती है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसका फोन बंद पड़ गया हो। आ जाएगा। ज्यादा फालतू की बातें मत कर वरना मेरा दिमाग सटक जाएगा। मोनाली दरवाजे पर खड़े होकर राह देखती है और थोड़ी ही देर बाद मोहल्ले में एक कार आती है जिसे एक लड़की चला रही होती है और अविनाश उसी कार में से बाहर निकलकर घर के अंदर चला जाता है। और कार में एक लड़की देखकर मोनाली को बहुत गुस्सा आता है। देखा माँ जी, आपका बेटा किसी गैर लड़की के साथ था और वही उसे छोड़कर गई है। क्या? अरे यार, क्या मोनाली, तुम भी घर पर बैठकर तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है और ये कैसी बेशर्मों वाली बात कर रही हो तुम? सीधे सीधे मेरे चरित्र पर उंगली उठा रही हो। तुम्हें क्या मैं वैसा आदमी लगता हूँ क्या? तो फिर कौन थी वो लड़की जो तुम्हें अभी छोड़कर गई? अरे बाबा, वो मेरी बॉस थी, रोमा मैम। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और इतनी रात को कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने गाड़ी ऑफिस के पार्किंग में ही पार्क कर दी और मैम ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, क्योंकि मेरा फोन भी डेड हो चुका था जिसके चलते मैं टैक्सी भी बुक नहीं कर पा रहा था। अच्छा, ऐसी बात है क्या? देखा, बड़ी आई मेरे बेटे पर सवाल करने वाली। देख बहू, कान खोलकर सुन ले। मेरे बेटे को मैंने बहुत अच्छी परवरिश दी है, इसीलिए वो ये गंदी हरकतें हरगिज नहीं करेगा। तेरे दिमाग में बस गंदी गंद भरा हुआ है, इसीलिए ये सब सोचती रहती है तू। माफ करना, लेकिन मैं तो बस। देखो मोनाली, मैं तुम्हारी फिक्र समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने पति पर भरोसा होना चाहिए। अरे तुम तो जानती हो ना, मैं तुम्हारे सिवा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। हाँ अविनाश, जानती हूँ मैं। और माँ जी, आप भी मुझे माफ कीजिए। फिर एक रोज जब मोनाली मार्केट में होती है तभी वो अविनाश को एक साड़ी की दुकान के बाहर निकलते हुए देख लेती है। ये अविनाश यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी साड़ी की दुकान में? फिर मोनाली उस दुकान में जाती है। अरे भाई, वो अभी अभी जो आदमी गया वो यहाँ पर क्या करने आया था? अरे मैडम, वो तो यहाँ पर समोसे और कचौरियां तलने आया था। क्या? अरे कैसी बातें करती हो आप? साड़ी की दुकान में ग्राहक साड़ी ही खरीदने आएगा ना। अरे तो सीधे सीधे जवाब दो ना, ज्यादा मत बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ, उन्होंने किसके लिए साड़ी ली और कुछ बताया या फिर कोई डिजाइन दिखाया या आपके सामने किसी से फोन पर बात कर रहे थे? अरे लेकिन आपको क्या करना है मैडम? एक मिनट, हमारे पास उनका नंबर है, आप उनसे ही बात करके पूछ लीजिए। अरे लेकिन इससे पहले कि मोनाली कुछ बोलती, दुकानदार अविनाश को फोन करके सब बताता है और मोनाली के इस बर्ताव के कारण अविनाश को बहुत गुस्सा आ जाता है। नालायक आदमी, तुम्हें किसने कहा था उसे फोन करने के लिए? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। इतना कहकर मोनाली घर चली जाती है। ये सब क्या है मोनाली? अरे तुम मुझ पर इतना शक कैसे कर सकती हो? सॉरी अविनाश, मुझे तो ये लगा कि तुम किसी लड़की के लिए वहां पर साड़ी लेने गए हो। अरे पागल लड़की, अविनाश मेरे लिए साड़ी लेने गया था। मैंने ही वहां पर साड़ी बनवाने दी थी और इससे कहा था
कि तू आते वक्त उसे लेकर आना। हाँ मोनाली, और आज तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। आइंदा से ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि मैं हर बार तुम्हारी नौटंकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। माफ करना अविनाश, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मेरी ही गलती थी। अरे तेरी नहीं, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है सारी गलती हमारी ही है, जो हमने तुझे अपनी घर की बहू के रूप में चुना। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। मुझे सच में ऐसा लगा कि वो किसी दूसरी। अरे चुप हो जा। मुझे ये लगा, मुझे वो लगा। इसके आगे अगर तूने कुछ बोला ना तो तेरे कान के नीचे जोरदार थप्पड़ लगा दूंगी, बेअकल कहीं की। फिर अविनाश और गीतांजलि गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं और अब मोनाली अपनी सहेली को ये सारी बातें बताती है। देख मोनाली, तू अपने पति की बातों पर इतना भरोसा मत कर, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। और ये आदमी लोगों ने तो झूठ बोलने में पीएचडी की होती है। अपनी बीवियों को कैसे बेवकूफ बनाना है ये उन्हें अच्छी तरह से पता होता है। हाँ यार, तू सही कह रही है। और तुझे पता है, मेरी एक सहेली थी जिया, जो बहुत सावली थी, और उसका पति भी एकदम तेरे पति के जैसे हैंडसम था। उसके पति ने भी प्यार करके ही शादी की थी, लेकिन शादी के 6 महीनों बाद उसने अपने पति को एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या? देख, मैं ये नहीं कह रही कि अविनाश भी वैसा ही होगा, लेकिन तुझे तो मैं बस चौकन्ना रहने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जमाना ठीक नहीं है। अपनी सहेलियों की ये बातें सुनकर मोनाली को अब और चिंता सताने लगती है, और इसीलिए वो उसे एक पेन देती है जिसमें एक छोटा स्पीकर लगाया होता है। शुक्रिया मोनाली, ये पेन बहुत ही बढ़िया है। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं अविनाश। उम्मीद करती हूँ कि ये पेन तुम्हारे लिए लकी साबित हो और तुम्हारे सारे काम अच्छे से हो जाए। फिर उसी दिन अविनाश अपनी विदेश से आई हुई बचपन की सहेली कियारा से मिलने जाता है। तो कैसी है तेरी बीवी? मैंने उसे बस फोटो में ही देखा है, लेकिन मैं उसे हकीकत में भी मिलना चाहती हूँ। मिलवाना यार, और उससे कह दे कि हम एयरपोर्ट के पास वाले कैफे में हैं। अरे नहीं बाबा, ये मत बोल तू, क्योंकि मेरी बीवी आजकल मुझ पर शक करने लगी है, और अगर उसे पता चल गया कि मैं तुझसे मिलने आया हूँ तो वो मुझ पर वापस शक करेगी। क्या? फिर अविनाश कियारा को सब बताता है, और वही दूसरी तरफ मोनाली जब स्पीकर ऑन करती है तो वो सिर्फ थोड़ी ही बातें सुनती है। इसका मतलब अविनाश मुझसे कुछ छुपा रहा है, इसीलिए उसने उस लड़की से कहा कि मुझे पता चल गया तो सही नहीं होगा। लगता है वो दोनों एयरपोर्ट के पास वाले कैफे में हैं। मैं अविनाश को आज नहीं छोड़ूंगी, उसे तो मैं रंगे हाथ पकड़कर ही रहूंगी। मोनाली गलतफहमियों का शिकार हो जाती है और वो वहां पर पहुंचकर कियारा को खूब सुनाने लगती है। तेरी तो ऐसी की तैसी, नालायक, बेशरम, बेहया लड़की। शादीशुदा मर्द पर डोरे डालते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? और तुम अविनाश, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बड़े वफादार बन रहे थे ना? बहुत अच्छी वफादारी निभाई तुमने। मेरे पीठ पीछे ये गुलछर्रे उड़ा रहे हो। ये क्या तरीका है मोनाली? ये मेरी बचपन की सहेली है और ये मुझ पर डोरे नहीं डाल रही। अरे ये तो काफी सालों बाद यहाँ भारत आई है और इसीलिए आज हम मिले हैं। अच्छा, तो फिर तुम मुझसे ये क्यों कह रहे थे कि मेरी बीवी आजकल मुझ पर शक करने लगी है और अगर उसे पता चल गया तो वो फिर से शुरू हो जाएगी? क्या? अरे इसने कहा कि ये तुमसे मिलना चाहती है, इसीलिए मैंने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी मत बोल, क्योंकि मेरी बीवी पहले से ही मुझ पर बिना बात के शक करती है और उस पर अगर तुम मुझसे मिली तो वो ये समझ ही नहीं पाएगी कि तुम सिर्फ मेरी अच्छी सहेली हो। क्या? लेकिन एक मिनट, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वो दरअसल। अरे वो क्या लगा रखा है, बताओ मुझे। मैंने तुम्हारे फोन में छोटा सा स्पीकर लगा के रखा था ताकि तुम जहां भी जाओ
मैं तुम्हारी बातें सुन पाऊं, और मुझे पता है कि तुम अपने पेन को शर्ट के पॉकेट में ही रखते हो। और अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले स्पीकर ऑन किया, तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मोनाली, तुम मुझ पर शक करते करते किस हद तक गिर गई हो। छी, आज मुझे पता चल गया कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे तुमने तो बस 2 मिनट की बातें सुनी, लेकिन उसके पहले की बातचीत नहीं सुनी। जाओ, जाकर फिर से अपने उसी स्पीकर की बातें सुनो, तब तुम्हें पता चलेगा। और मोनाली, मैं कोई नहीं होती जो तुम दोनों के बीच में बोलूं, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रही हो वो बहुत गलत है, क्योंकि अविनाश ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। और अगर मुझे तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाना ही होता तो मैं वो पहले ही कर लेता, और मैं तुमसे शादी ही क्यों करता। देखो मोनाली, मैं जानता हूं कि तुम्हें घबराहट होनी जायज है, लेकिन 1000 बार कह चुका हूं, फिर एक बार कह रहा हूं, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम काली हो या गोरी, क्योंकि तुम्हारा अंतर मन सुंदर है। मुझे माफ कर दो अविनाश, मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। कितनी बुरी हूं ना मैं, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ, आज के बाद तुम पर या हमारे प्यार पर कभी शक नहीं करूंगी। लव यू अविनाश। लव यू टू मोनाली। और अब रोना बंद करो। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और मोनाली और अविनाश फिर से एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।